हाय फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत पर मुस्लिम आक्रमण अर्थात मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमणों का एक लंबा इतिहास रहा है जो विभिन्न चरणों में हुआ था। मतलब एक झटके में हमारे मुस्लिमों के द्वारा भारत पर आक्रमण नहीं हुआ था, ये टुकड़ों में हुआ था। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमणों का क्रम क्या था? सबसे पहले किसने आक्रमण किया? सबसे पहले हमारे भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। प्रारंभिक आक्रमण ये मुख्य रूप से क्या सिंध क्षेत्र में आक्रमण हुआ था। भारत का जो सिंध क्षेत्र है, जो वर्तमान में क्या पाकिस्तान में पड़ता है, तो उस क्षेत्र में हमारे सबसे पहले अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था। अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया। फिर आया था हमारा भारत पर तुर्की के द्वारा आक्रमण, तुर्कों के द्वारा आक्रमण किया गया था। बाद के और अधिक निर्णायक आक्रमण जिसने क्या है दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, हमारे किसने? तुर्की आक्रमण ने। फिर आया था भारत पर अफगान आक्रमण, तो लोदी वंश के माध्यम से, और बाद में मुगल आक्रमण भी इसमें शामिल किए गए थे, हमारे अफगानों के द्वारा किए गए आक्रमण। तो तीन आक्रमणों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो भारत पर अरब आक्रमण, एक भारत पर तुर्क आक्रमण और एक हमारे भारत पर अफगान आक्रमण। तो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत पर अरब आक्रमण, अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हमारे अरबों के द्वारा ही किया गया था। बात करें आक्रमण की, तो कौन से युद्ध लड़े गए? रावण का युद्ध। ये हमारे 712 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था, रावण का युद्ध। बात करें अरबों के राजस्थान में प्रयास की, तो अरबों ने राजस्थान को जीतने का काफी ज्यादा प्रयास किया था। अरब हमारे सिंध की तरफ से आए थे और राजस्थान की तरफ आए, तो उन्होंने राजस्थान को जीतने का प्रयास किया। लेकिन जो हमारे गुर्जर प्रतिहार थे, तो गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों को कई बार पराजित किया, जिससे वे क्या भारत के भीतरी भागों में कभी भी घुस ही नहीं पाए। जो हमने देखा था श्रावण का युद्ध 712 ईस्वी का, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो यह भारत में क्या अरबों की क्या एक निर्णायक जीत थी। श्रावण का युद्ध क्या था? जो हमारे अरबों की निर्णायक जीत थी 712 ईस्वी की। बात करें युद्ध की, ये युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो ये युद्ध हमारे मोहम्मद बिन कासिम जो अरब सेनापति था और सिंध के शासक थे हमारे दाहिर, इन दोनों के बीच में हमारे रावण का युद्ध हुआ था। तब 712 ईस्वी में किन किन के बीच में? अरब सेनापति तो हमारे मोहम्मद बिन कासिम थे और सिंध के शासक थे हमारे दाहिर। बात करें सिंध पर आक्रमण और विजय की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया। क्या मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, सिंध को जीत लिया, और ये भारत में इस्लाम की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। दाहिर और जयसिंह की मृत्यु की बात करें, तो सिंध का जो शासक था दाहिर और उसका बेटा इस युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। कौन? हमारे खुद तो दाहिर और उनका बेटा जयसिंह, जो रावण का युद्ध था, इस युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं की सहायता की बात करें, तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार बौद्ध भिक्षुओं ने युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी। संभवतः देखें तो दाहिर के शासनकाल से वो असंतोष थे, इसी वजह से उन्होंने क्या है मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी। क्यों? क्योंकि वो दाहिर के शासन से नाराज थे। जानकारी के स्रोत की बात करें, तो अरब आक्रमण की जानकारी चचनामा एक नामक किताब है, उस किताब से इसकी जानकारी मिलती है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक अज्ञात, मतलब किसी को पता नहीं है चचनामा किसने लिखी है। चचनामा हमारे अरबी भाषा में लिखी गई किताब है। चचनामा में चच शब्द है, तो चच का मतलब क्या होता है? चच का मतलब है दाहिर के जो पिता का नाम क्या था? चच। दाहिर के पिता का नाम क्या था? चच। जो हमारे सिंध के ब्राह्मण राजवंश के संस्थापक थे। जो सिंध है, तो सिंध के ब्राह्मण राजवंश के संस्थापक कौन थे? हमारे चच। दाहिर के वंश की बात करें, तो दाहिर के ब्राह्मण वंश का शासक था। तो इस तरह हमने दाहिर रावण के युद्ध के बारे में देख लिया 712 ईस्वी के, जिसमें हमारे कौन मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। अब बात करें अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। अरब के आक्रमण के कारण की बात करें, अरबों ने सिंध पर आक्रमण करने के पीछे बहुत सारे कारण थे। अरबों के सिंध पर जो आक्रमण किए गए उनके पीछे बहुत सारे कारण थे। पहला, समुद्री लुटेरों की लूट। श्रीलंका के शासक ने क्या खलीफा वालिद के लिए कुछ उपहार भेजे थे? क्या श्रीलंका के शासक ने खलीफा वालिद के लिए कुछ उपहार भेजे थे, जो देवल बंदरगाह पर क्या देवल बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों के द्वारा लूट लिए गए थे। तो दाहिर के इनकार की बात करें, तो दाहिर ने खलीफा के लोगों की सहायता करने से मना कर दिया। जो हमारे लुटेरे थे उनको पकड़ने के लिए जो खलीफा के लोग थे उन्होंने सहायता मांगी, लेकिन दाहिर ने सहायता करने से मना कर दिया और लुटेरों पर कार्रवाई किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। फिर खलीफा ने आदेश निकाला, तो खलीफा ने इराक के शासक अल हज्जाज अल हज्जाज को भारत पर आक्रमण करने के लिए कहा। मोहम्मद बिन कासिम के संबंध की बात करें, तो मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का भतीजा या और दामाद था। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था। इसलिए उसे क्या इस अभियान का नेतृत्व सौंपा गया, मतलब उसे सेनापति बनाकर भारत भेजा गया। वास्तविक कारण की बात करें, तो इन तात्कालिक कारणों के अलावा वास्तविक कारण भारत की आर्थिक संपन्नता थी, मतलब इंडियन वेल्थ थी, जिससे अरब आकर्षित हुए थे।
ये तो एक छोटा सा कारण था, इस कारण से कोई आक्रमण नहीं करता, केवल लुटेरों की वजह से आक्रमण नहीं करता। आक्रमण करने का मुख्य कारण तो हमारे भारत की अपार धन संपदा थी। अब अरबों ने आक्रमण कर दिया। अब अरबों के आक्रमण करने का क्या प्रभाव पड़ा? तो सिंध पर अरब आक्रमण के दूरगामी प्रभाव पड़े थे। जैसे एक तो हमारे व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होती है, तो अरबों के आने से भारत और अरब देशों के बीच में व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि रास्ते खुल जाते हैं। रास्ते खुलने से क्या है? व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होती है। सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो चरक संहिता का अरबी अनुवाद किया गया। भारतीय चिकित्सा ग्रंथ की हमारी चरक संहिता, इसका अरबी में अनुवाद किया गया, जिससे भारतीय चिकित्सा ज्ञान अरब में भी फैल गया। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद की बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय कहानियों का संग्रह पंचतंत्र का कलीला और दमना, आप याद रखेंगे, कलिया और दमना नाम से अरबी में अनुवाद किया गया, जो हमारे पश्चिम दुनिया में काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। किस नाम से? कलीला और दमना। ब्रह्मगुप्त की जो किताबें थी, पुस्तकें थी, उनका अरबी में अनुवाद किया गया। भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त की जो पुस्तकें थी, इनका अरबी में अनुवाद हुआ। जैसे कौन कौन सी पुस्तक थी? एक पुस्तक थी हमारे ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, जो हमारे ब्रह्मगुप्त की कौन कौन सी किताब थी? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इसका अनुवाद अल हिंद, क्या अल सिंध हिंद के नाम से हुआ था, आप इसे याद रखेंगे। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का अनुवाद किस नाम से? अल सिंध हिंद, इस नाम से हुआ था। और खंडन खाद्य की बात करें, इसका अनुवाद अल अरकंद के नाम से हुआ था। तो इनका हमारे अरबी में अनुवाद किया गया। तो भारतीय दशमलव प्रणाली की बात करें तो अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली ग्रहण की और इसे अरब देशों में अल ख्वारिज्म के नाम से प्रसिद्ध किया। जो भारतीय दशमलव प्रणाली थी, वो भारत से लेके गए और क्या अरब देशों में ले जाके अल ख्वारिज्म के नाम से इसे प्रसिद्ध किया। ये क्या भारतीय गणित की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। तो हिंदसा की बात करें तो अरब देशों में भारतीय दशमलव प्रणाली को हिंसा कहा जाता है। अरब देशों में क्या है? भारतीय दशमलव प्रणाली को हिंसा कहा जाता है। अरबी संख्या पद्धति की बात करें तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो कालांतर में यूरोपीय देशों ने भारतीय दशमलव प्रणाली को अरबों से ग्रहण किया और यूरोपीय देशों में भारतीय दशमलव प्रणाली को अरबी संख्या पद्धति के नाम से जाना गया, जबकि मूल रूप से क्या थी? भारतीय दशमलव प्रणाली थी। भारतीय विद्वान का सम्मान की बात करें, भारतीय विद्वान का सम्मान की बात करें तो खलीफा ने भारतीय विद्वान माणिक्य को सम्मानित किया था, जो भारतीय ज्ञान के प्रति अरबों के सम्मान को दिखाता है कि भारतीय ज्ञान के प्रति अरबों का सम्मान कितना ज्यादा था। ये हम देख सकते हैं कि खलीफा ने भारतीय विद्वान माणिक्य को सम्मानित किया था। तो शिक्षा केंद्र की स्थापना की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में, कहा? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में प्राथमिक शिक्षा केंद्र और मदरसा मतलब उच्च शिक्षा केंद्र स्थापित किए थे। तो सिंध में क्या किया? मकतब, आपसे याद रखें, मकतब तो क्या होते हैं? प्राथमिक शिक्षा केंद्र होते हैं। मदरसे क्या होते हैं? उच्च शिक्षा केंद्र होते हैं। ये हमारे सिंध में स्थापित किए थे। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। पहले ये नहीं हुआ करते थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने प्राथमिक शिक्षा केंद्र मकतब और उच्च शिक्षा केंद्र क्या? मदरसे को स्थापित किया था। कि जजिया कर की बात करें तो पहली बार सिंध में जजिया कर को लागू किया गया था मोहम्मद बिन कासिम आने के बाद। हमारे जो अरबों के आने के बाद क्या है? पहली बार सिंध में जजिया कर लागू किया गया था। अभी जजिया कर क्या है? तो जजिया कर क्या होता है? एक राजनीतिक कर होता है, जो हमारे किस पे लगाया जाता है? हमारे गैर मुसलमान लोगों पे लगाया जाता है। यह क्या? सुरक्षा और मुस्लिम शासन के अधीन रहने के एवज में लिया जाता है, कि उनकी सुरक्षा के लिए साथ ही साथ क्या मुस्लिम शासन के अधीन रहने के एवज में उनसे कर लिया जाता है। वो हमारे क्या है? जजिया कर होता है। और जजिया कर क्या होता है? एक राजनीतिक कर होता है। तो हमने अरबों का आक्रमण देख लिया। अब देखेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण की बात करें तो अरब आक्रमण के बाद भारत पर तुर्कों के आक्रमण हुए, जो हमारे अधिक आक्रामक और दूरगामी परिणाम वाले हुए थे। तुर्कों की बात करें, तुर्क क्या थे? तुर्क मध्य एशियाई बर्बर जनजाति थी। तुर्क क्या थे? तुर्क हमारे मध्य एशियाई बर्बर जनजाति थी, जो इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति बन गए थे। तुर्क शासकों की बात करें, कौन कौन से तुर्क शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया? उनका एक सीरीज देखते हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्क शासक कौन कौन से थे? पहला था हमारा अल्पतगीन, दूसरा हमारा सुबुतगीन, तीसरा हमारा महमूद गजनवी, चौथा हमारा क्या था? मोहम्मद गोरी। तो चारों के बारे में एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। पहले आते हैं हमारे अल्पतगीन। अल्पतगीन की बात करें तो स्थापना की बात करें, अल्पतगीन ने 962 ईस्वी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अल्पतगीन ने क्या किया? 962 ईस्वी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। मतलब अल्पतगीन तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था, जो गजनी अफगानिस्तान में केंद्रित था। ये गजनी अफगानिस्तान में केंद्रित था। ये जो तुर्क साम्राज्य है वो कहाँ था? गजनी अफगानिस्तान में। दूसरे शासक थे हमारे कौन से? सुबुतगीन। सुबुतगीन की बात करें, सुबुतगीन कब शासक बना? तो सुबुतगीन हमारा 977 ईस्वी में जाके शासक बनता है। पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन बना? हमारे सुबुतगीन। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? सुबुतगीन था, न कि अल्पतगीन। फिर जयपाल को हराने वाली बात करें तो सुबुतगीन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को हराया था।
सुबुतगिन ने क्या किया, हिंदूशाही वंश के शासक थे जयपाल, उसको हराया था। जो हमारे पेशावर और पंजाब के क्षेत्रों पे शासन कर रहा था, कौन, जयपाल क्या है, पेशावर और पंजाब के क्षेत्रों पे शासन कर रहा था, और सुबुतगिन ने क्या, इसे हराया था, जयपाल को। तीसरे शासक थे हमारे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी भारत पर लगातार 17 आक्रमणों के लिए जाना जाता है। कितने आक्रमण, 17 आक्रमणों के लिए जाना जाता है। बात करें महमूद गजनवी कब शासक बनता है, महमूद गजनवी 998 ईस्वी में शासक बनता है। संबंध की बात करें तो महमूद गजनवी सुबुतगिन का ही बेटा था। प्रतिज्ञा की बात करें, महमूद गजनवी ने क्या प्रतिज्ञा ली थी, तो महमूद गजनवी ने खलीफा के सामने प्रतिज्ञा ली थी, और वो प्रतिज्ञा क्या थी, हिंदुस्तान पर प्रतिवर्ष आक्रमण करने की प्रतिज्ञा। तो उसने हमारे खलीफा के सामने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि वह हर साल हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगा। आक्रमणों की संख्या की बात करें तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे, जो हमारे 1000 से लेके 1027 ईस्वी के बीच में हुए थे। अंतिम आक्रमण या अंतिम अभियान की बात करें तो महमूद गजनवी का 17वां और अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। जो हमारे जाट थे, तो जाटों के विरुद्ध हमारे 1027 ईस्वी में हमारा 17वां अभियान था। सुल्तान की उपाधि की बात करें तो महमूद गजनवी ने सिसस्ता, क्या, सिस्तान, मोहम्मद महमूद गजनवी ने क्या किया, सिस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित करके, क्या, महमूद गजनवी ने सिस्तान के शासक थे हमारे खलफ बिन अहमद, इनको हरा करके सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसने, महमूद गजनवी ने। पहले मुस्लिम शासक की बात करें तो महमूद गजनवी पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। खलीफा के द्वारा उपाधि की बात करें तो महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि किसने दी थी, खलीफा ने दी थी। आप इसे याद रख सकते हैं कि खलीफा ने तो ये उपाधि दी थी, पहला मुस्लिम शासक था जिसने ये उपाधि धारण की थी। और कब की थी, ये हमारे सिस्तान के शासक थे खलफ बिन अहमद, उसको हराने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और इस सुल्तान का मतलब क्या होता है, सुल्तान का मतलब होता है खलीफा का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा होता है, जो उसकी वैधता और शक्ति को दिखाता है। हमारे किसकी, खलीफा की वैधता और शक्ति को दिखाता है। क्यों, क्योंकि सुल्तान का अर्थ था खलीफा का प्रतिनिधि। तो बुत शिकन की बात करें, बुत शिकन क्या है, गजनवी ने बुत शिकन की उपाधि भी धारण की थी। बुत शिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, स्कल्पचर ऑफ डिस्ट्रॉय, मतलब बुत शिकन का अर्थ है कि मूर्ति भंजक, जो मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने की जो उसकी नीति वो दिखाता है कि उसका एक ही उद्देश्य था, जितने भी मंदिर हैं और मूर्तियां हैं उनको तोड़ा जाए। इसलिए हमारे गजनवी ने बुत शिकन की उपाधि धारण की थी। फिर आते हैं हमारे महमूद गजनवी के कौन कौन से आक्रमण थे, 17 आक्रमण थे, उनमें प्रमुख आक्रमण की बात करते हैं। पहला आक्रमण आता है हमारा कौन सा, जयहिंद पर आक्रमण। तो 1000 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था, किसमें, जयहिंद पर। तो इस आक्रमण में उसने क्या, जयपाल को हराया था, और जयपाल ने अपमानित होकर क्या, आत्महत्या कर ली थी। ये हमने देख लिया था, जयपाल ने क्या किया, जब वो हार गया तो अपमानित महसूस करने लगा, और उसने क्या, आत्महत्या कर ली थी, तब 1000 ईस्वी में। और दूसरा यदि आक्रमण देखें तो मुल्तान लाहौर पर 1004 में, तीसरा देखें तो नारायणपुर अलवर में 1009 में, थानेश्वर हरियाणा में 1014 ईस्वी में, कश्मीर का जो उसका अभियान था वो असफल अभियान था 1016 ईस्वी के अंदर। यह उसका एक दुर्लभ असफल अभियान था, मतलब सफल नहीं होता लेकिन उसने अभियान तो किया ही था, आक्रमण तो किया ही था। कन्नौज और मथुरा की बात करें 1018 1019 में, अलबरूनी इसी समय हमारे भारत आया था, हमारे अलबरूनी इसी समय भारत आया था। कब, कन्नौज और मथुरा के अभियान के समय। प्रभास पाटन मतलब सोमनाथ का जो अभियान था 1025 में, और जाटों के विरुद्ध अभियान 1027 में, जो इसका आखिरी अभियान था, 17वां अभियान। जो सोमनाथ का अभियान था उसकी बात करें, प्रभास पाटन जो सोमनाथ है उसके अभियान की बात करें तो 1025 ईस्वी में किया गया था। तो महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध और धन धान्य वाला अभियान था हमारा कौन सा, प्रभास पाटन या सोमनाथ का अभियान। कब किया गया, 1025 ईस्वी में, सबसे सफल अभियान था। सोमनाथ पर आक्रमण महमूद गजनवी का सबसे सफल अभियान था, जहां से उसे क्या, भारी मात्रा में धन संपदा प्राप्त होती है। यही से उसे क्या, बहुत मात्रा में धन संपदा प्राप्त होती है। वापसी के रास्ते की बात करें तो सोमनाथ से वापस लौटते समय महमूद गजनवी ने कच्छ और सिंध का रास्ता अपनाया था, कि उसने सोचा कच्छ और सिंध के रास्ते से वो होते हुए वापस अपने घर जाएगा, लेकिन जाटों के द्वारा उसको लूट लिया गया। तो गुजरात के जाट किसानों ने महमूद गजनवी को लूटने का प्रयास किया, जिसके बाद में क्या, जाटों के विरुद्ध अभियान होता है 1028 के 27 के अंदर। 1027 के अंदर आखिरी अभियान क्या है, हमारे महमूद गजनवी जाटों के विरुद्ध ही करते हैं। क्यों, क्योंकि जाटों ने उसे लूटने का प्रयास किया था घर जाते समय। तो गुजरात के शासक की बात करें तो इस आक्रमण के समय भीम प्रथम गुजरात का शासक हुआ करता था, जिसकी राजधानी क्या, अनिल पाटन थी। आप इसे याद रखेंगे, इसकी राजधानी क्या थी, अनिल पाटन थी, और उसका शासक कौन था, गुजरात का उस समय भीम प्रथम।
भीम प्रथम के वंश की बात करें तो भीम प्रथम चालुक्य या फिर सोलंकी राजवंश का शासक था, आप इसे याद रखेंगे। आखिरी उसका अभियान था जाटों के विरुद्ध अभियान, जो कब हुआ था 1027 ईस्वी में। इसकी बात करें तो ये हमारे महमूद गजनवी का आखिरी अभियान था, अंतिम अभियान था। अब बात करें महमूद गजनवी के जो दरबारी विद्वान थे, कई बार परीक्षा में इसके बारे में पूछ लिया जाता है, दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। तो महमूद गजनवी के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। जैसे एक विद्वान था उत्बी। उत्बी की बात करें तो उसने कौन सी किताब लिखी थी, किताब उल यामिनी। उत्बी की किताब का नाम था किताब उल यामिनी। और ये हमारे महमूद गजनवी के अभियानों का विस्तृत वर्णन करती है। जो उसने 17 अभियान किए थे उनके बारे में जानकारी किससे मिलती है, हमें किताब उल यामिनी, जो किसने लिखी थी, कुतुबी ने लिखी थी, जिसके माध्यम से हमें महमूद गजनवी के जो 17 अभियान थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे हमारे विद्वान थे हमारे बैहाकी। बैहाकी की पुस्तक का नाम है तारीख ए सुबुतगिन, या तारीख ए सुबुतगिन और तारीख ए मसूदी। ये दो किताबें थी हमारे बैहाकी के द्वारा लिखी गई थी। ये ग्रंथ क्या गजनवी वंश के इतिहास पे प्रकाश डालते हैं, गजनवी वंश में कौन कौन से शासक हुए थे उनके बारे में बताते हैं। इतिहासकार लैंडपुल ने बेहाकी को पूर्व का पैक्स कहा है, आप इसे याद रखेंगे। इतिहासकार लैंडपुल ने क्या कहा है, बेहाकी को पूर्व का पैक्स कहा है, जो उसके ऐतिहासिक लेखन के महत्व को दिखाता है। अगले विद्वान आते हैं कौन से, फिरदौसी। अगले विद्वान कौन से आते हैं हमारे, फिरदौसी। फिरदौसी की बात करें, इन्होंने किताब लिखी है शाहनामा, जो किस भाषा में, फारसी भाषा में शाहनामा नामक एक किताब लिखी है। बात करें ईरान का राष्ट्रीय ग्रंथ की, तो शाहनामा क्या है, ईरान का एक राष्ट्रीय ग्रंथ है, जो फारसी साहित्य की एक महान कृति मानी जाती है, जो किसने लिखी है, फिरदौसी ने। अगले हमारे विद्वान आते हैं अलबरूनी। अलबरूनी की किताब है हमारे तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद। ये हमारे अलबरूनी के द्वारा लिखी गई किताब है। बात करें भारत की प्रत्यक्ष जानकारी की, तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद भारत की प्रत्यक्ष जानकारी देने वाला पहला स्रोत माना जाता है, जिसमें क्या भारतीय समाज, विज्ञान, धर्म और संस्कृति का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। किताब का नाम है तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। तो हमने अलबरूनी के बारे में देखा, तो अलबरूनी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो अलबरूनी के बारे में देखें, अलबरूनी क्या है, एक बहुमुखी विद्वान था और भारत के एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक पर्यवेक्षक था। भारत के बारे में जानने के बारे में हमें अलबरूनी से पता चलता है। भारत के बारे में यदि जानना हो तो शुरुआती दिनों में हमें अलबरूनी से ही पता चलता है। कहाँ का निवासी था, तो अलबरूनी खिवा या ख्वारिज्म का निवासी था। आप इसे याद रखेंगे, अलबरूनी कहाँ का, खिवा या ख्वारिज्म का निवासी था। फिर गजनी के द्वारा इसे बंदी बनाया गया, तो महमूद गजनवी ने खिवा पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने क्या किया, खिवा पर आक्रमण किया और अलबरूनी को वहां से बंदी बना दिया। फिर दरबारी ज्योतिष की बात करें तो महमूद गजनवी ने अलबरूनी को अपना दरबारी ज्योतिष नियुक्त किया था। अलबरूनी ने क्या किया, महमूद गजनवी ने अपना दरबारी ज्योतिष नियुक्त किया। भारत आगमन की बात करें तो अलबरूनी कन्नौज आक्रमण के समय भारत आया था। बात करें अलबरूनी की तो उसे कौन कौन से विषय आते थे, तो अलबरूनी कई विषयों का ज्ञाता था, जैसे हमारे दर्शन शास्त्र मतलब फिलोसफी, ज्योतिष शास्त्र मतलब एस्ट्रोनॉमी, इतिहास मतलब हिस्ट्री, राजनीतिक विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस। इस तरह बहुत सारे विषयों का ज्ञाता था हमारे कौन, अलबरूनी। तो विषयों के साथ साथ भाषाओं का भी ज्ञान था। अलबरूनी को कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे हमारे अरबी, फारसी, तुर्की, ग्रीक, हिब्रू। तो इस तरह बहुत सारी भाषाएं थी जो अलबरूनी को आती थी। भारत की बात करें तो भारत में शिक्षा की बात करें तो अलबरूनी ने बनारस में रहकर संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की थी। तो भारत आने के बाद उसने क्या है, अलबरूनी ने भारत में बनारस में संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की थी। अनुवाद की बात करें तो अलबरूनी ने यूक्लिड, क्या, अलबरूनी ने यूक्लिड की जो ज्यामिति है या ज्योमेट्री है इसका संस्कृत में अनुवाद किया था। आप इसे याद रखेंगे, यूक्लिड की जो ज्यामिति है ज्योमेट्री है इसका क्या संस्कृत में अनुवाद किया था, किसने, अलबरूनी ने। भारत के वर्णन की बात करें तो अलबरूनी ने भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया था अपनी पुस्तक में। अपनी पुस्तक में उन्होंने क्या किया, भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया था। फिर सामाजिक प्रथाओं के वर्णन की बात करें तो अलबरूनी ने सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, भारतीय व्यंजन, इन सब का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। किन किन का, सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, भारतीय जो व्यंजन है, इंडियन फूड, इन सब का वर्णन अपनी किताबों में किया था और भारतीय ज्ञान की उन्होंने प्रशंसा की। तो अलबरूनी ने भारतीयों के जो ज्ञान है उसकी प्रशंसा की थी। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा, उपमंडुक कहा। तो अलबरूनी ने भारतीय को उपमंडुक मतलब नैरो, वेरी नैरो माइंडेड बताया, संकीर्ण सोच वाले बताया, जिसका अर्थ था कि वो अपने ज्ञान को बाहरी दुनिया से साझा नहीं किया करते थे। भारतीयों के लिए कहा कि वो भारतीय अपने ज्ञान को जो बाहरी लोग हैं उनसे ये बाहरी दुनिया से साझा नहीं करते थे और अपने तक ही सीमित रखते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा, उपमंडुक कहा। अगले हमारे शासक आते कौन, मोहम्मद गोरी, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गोरी का भारत में
मुस्लिम शासन की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। संबंध की बात करें तो मोहम्मद गोरी का संबंध गौर प्रांत से था, इसीलिए उसे गोरी कहा गया। क्या मोहम्मद गोरी का संबंध क्या गौर प्रांत से था, इसलिए उसे क्या कहा, गोरी कहा गया। राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी गजनी अफगानिस्तान थी। जो हमारे मोहम्मद गोरी थे तो उनकी राजधानी क्या थी, गजनी अफगानिस्तान थी। महमूद गजनवी से उसका संबंध की बात करें तो मोहम्मद गोरी का महमूद महमूद गजनवी का से संबंध की बात करें तो मोहम्मद गोरी का महमूद गजनवी से कोई भी संबंध नहीं था, और ये दोनों अलग अलग राजवंशों से संबंधित थे। बात करें इनके अन्य नाम की तो इनका अन्य नाम मोहम्मद बिन साम भी था। आप इसे याद रखेंगे कि मोहम्मद गोरी का दूसरा नाम हमारे मोहम्मद बिन साम भी था। मृत्यु की बात करें 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। कब, 1206 ईस्वी में। उत्तराधिकार की बात करें तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है। किससे, कुतुबुद्दीन ऐबक से। सिक्कों की बात करें तो मोहम्मद गोरी ने मोहम्मद बिन साम मतलब देवनागरी लिपि के अंदर मोहम्मद बिन साम नाम के सिक्के चलाए थे। दहलीवाल सिक्के की बात करें तो तुर्कों के आगमन के समय, भारत में तुर्कों के आगमन के समय दहलीवाल सिक्के ही चलते थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि दहलीवाल सिक्के तो उस समय चलते थे। तो सिक्कों में देखें मोहम्मद गोरी ने क्या सिक्कों पे क्या लिखवाया था, मोहम्मद बिन साम, और वो भी कैसे, देवनागरी लिपि में। फिर देवी लक्ष्मी के चित्र की बात करें तो मोहम्मद बिन साम सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है। तो मोहम्मद बिन साम सिक्कों पर क्या, देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है, जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता और भारतीय जनता के साथ सामंजस्य स्थापित करने के जो उसके प्रयास थे उसके बारे में दिखाता है। क्यों, क्योंकि उसके जो सिक्के थे उन सिक्कों पे एक तो देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा होता था, साथ ही साथ उसपे क्या है, लक्ष्मी जी का चित्र भी मिलता है। जिससे क्या पता चलता है, इससे उनकी जो धार्मिक सहिष्णुता और भारतीय जनता के साथ सामंजस्य स्थापित करने का जो उनका प्रयास था वो दिखता है। अब हम देखेंगे मोहम्मद गोरी के अभियान, मतलब अभियानों की हम बात करते हैं। अभियान या आक्रमण, तो मुल्तान अभियान की बात करें तो 1175 ईस्वी में यह अभियान किया गया। ये भारत में उसका पहला महत्वपूर्ण अभियान था। फिर आता अगला गुजरात अभियान, गुजरात कैंपेन, समय आता हमारे 1178 ईस्वी में। आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। उस समय शासक की बात करें तो गुजरात का शासक कौन था, मूल द्वितीय या फिर भीम द्वितीय था। बात करें हमारे मूल द्वितीय भीम द्वितीय की संरक्षिका कौन थी, क्योंकि उनमें छोटे थे। तो मूल द्वितीय भीम द्वितीय की संरक्षिका नायिका देवी थी, जो उसकी कौन थी, माता थी। नायिका देवी क्या थी, हमारे भीम द्वितीय की माता थी, और वही उनकी संरक्षिका थी। जब उम्र में कोई शासक छोटा होता है तो उनकी क्या है, संरक्षिका होते हैं या संरक्षित होते हैं। वास्तविक शक्ति की बात करें तो वास्तविक शक्ति भीम द्वितीय की माता नायिका देवी के हाथों में ही थी। राजधानी की बात करें, गुजरात की राजधानी अनिल पाटन थी। आप इसे याद रखेंगे, गुजरात की राजधानी क्या थी, अनिल पाटन। गौरी की पराजय की बात करें तो नायिका देवी ने आबू पर्वत के पास में, नायिका देवी ने क्या किया, आबू पर्वत के पास में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हरा दिया था, तो बुरी तरह से पराजित किया। और एक गोरी की भारत में सबसे बड़ी हार मानी जाती है। मोहम्मद गोरी की क्या भारत में सबसे बड़ी हार मानी जाती है। तराइन के पहले युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध हमारे 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। युद्ध की बात करें तो ये युद्ध हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। इसका परिणाम क्या निकला, तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है 1191 ईस्वी में। फिर आता हमारा तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के दूसरे युद्ध की बात करें, ये हमारे 1192 ईस्वी में हुआ था। युद्ध की बात करें तो ये युद्ध भी हमारे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। परिणाम क्या निकला इस युद्ध का, तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी बंदी बना लेता है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान की युद्ध के मैदान में ही मृत्यु हो गई थी। कुछ स्रोतों के अनुसार उसके बाद में भी हुई थी। तो कई जगह तो ये लिखा हुआ है कि युद्ध के बाद में होती है, कई जगह ये लिखा हुआ है कि युद्ध के मैदान में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। बात करें युद्ध हुआ ही क्यों था, युद्ध का क्या कारण था। युद्ध का कारण था, मुख्य कारण था तबरहिंद बठिंडा पर अधिकार को लेकर विवाद, कि दोनों में से कौन तबरहिंद या बठिंडा पर अधिकार करेगा, पृथ्वीराज चौहान या मोहम्मद गोरी। अगला अभियान आता हमारा कौन सा, चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध की बात करें 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। तो ये इस युद्ध की बात करें तो ये युद्ध हमारे जयचंद गढ़वाल, जो हमारे ससुर थे हमारे पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के, उसकी बात कर रहे हैं, जो क्या है कन्नौज के शासक भी थे। तो ये युद्ध क्या है, हमारे जयचंद गढ़वाल जो कन्नौज के शासक थे और मोहम्मद गोरी थे, इन दोनों के बीच में होता है। परिणाम की बात करें तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत होती है और जयचंद मारा जाता है। जो विश्वासघाती था, क्यों, क्योंकि जो युद्ध हुआ था हमारे तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध में, तो जयचंद ने हमारे पृथ्वीराज तृतीय की सहायता नहीं की थी।
प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित क्षेत्रों का गवर्नर बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बनाया, जहां जहां उन क्षेत्र में जीत हासिल की थी वहां का गवर्नर बनाया और खुद वापस गजनी चला गया था। तो खोखरों के अभियान की बात करें तो 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने हमारे खोखरों के विरुद्ध अभियान किया था। तो परिणाम देखें तो खोखरों के विरुद्ध अभियान में मोहम्मद गौरी घायल हो जाता है और इसी चोट की वजह से 1206 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह एक लेक्चर के जरिए हमने जो भारत पर जो हमारे आक्रमण थे, विदेशी आक्रमण थे, उनके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। जो हमारे अरब, तुर्क और अफगानिस्तान से होते हुए आक्रमण हुए थे उनके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।